गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 में तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर में जाने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो दो चर दैट मीन्स दो वेरिएबल होते हैं उसमें। हम लोग जानते हैं एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम उसको विषय में पढ़ चुके हैं, इसमें केवल x होता है चर के रूप में। यहाँ पर दो समीकरण होंगे x और y। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको परिभाषित किया जाए तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो समान चरों में दो रैखिक समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात दो समान चर में दो रैखिक समीकरण होते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग लिखा जाए तो व्यापक रूप में इसे लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप है। यहाँ पे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं। a1, a2, b1, b2, c1, c2 वास्तविक संख्याएं हैं। ये हम लोग याद रखेंगे। दैट मीन्स कुछ भी कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर के रूप में पहले समीकरण में x और y, दूसरे समीकरण में भी x और y, तो दो चर हो गए, एक x हो गया, दूसरा चर y हो गया है। तो चूंकि यहाँ समीकरण दो है इसलिए इसको बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है बीजीय विधि। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ग्राफीय विधि क्या है और बीजीय विधि क्या है। तो ग्राफीय विधि में जो भी मेरा समीकरण रहेगा हम लोग उस समीकरण को हल करते हैं। दोनों चर जो होते हैं x और y उनका हम मान निकालते हैं और x और y का मान निकालने के बाद उसे हम लोग ग्राफ पर क्या करते हैं, उसको निरूपित करते हैं, ग्राफ पर उसको दिखाते हैं। ग्राफीय विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें हमको याद रखना है। कि अगर मान लीजिए कि हम दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका हम ग्राफ बनाते हैं और जो ग्राफ है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि हम पहला नियम में लिखे हैं, यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे उनका केवल और केवल एक हल होगा और इन समीकरण युग को संगत युग कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा ग्राफ है इसमें ये पहला जो पहले समीकरण का ये ग्राफ है और ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। दोनों ही समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बस दिमाग में यही रखना है कि जब दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वैसे समीकरणों का हल केवल एक होगा। ऐसे समीकरणों का हल केवल एक हल होगा और ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, संगत युग्म कहा जाता है। याद रखना है। अब जो दूसरी विधि है, अगर मान लीजिए कि हम जो ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरणों का ग्राफ जो है वो एक ही रेखा पर हो, यानी एक के ऊपर एक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ चित्र नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक है। माने पहले समीकरण का जो ग्राफ बना है उसी के ऊपर दूसरे समीकरण का भी सरल रेखा में ग्राफ है। तो ऐसे दो रेखाओं को जब जो एक के ऊपर एक होती हैं उन्हें समपाती रेखाएं कहा जाता है। और ऐसे समीकरण जिनके ग्राफ समपाती हों, यदि दोनों रेखाएं समपाती हों तो इसके अनंत हल होंगे, यानी इसके एक से अधिक हल निकल सकते हैं, दो भी निकल सकता है, चार भी निकल सकता है। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं। याद रखिएगा।
आश्रित युग्म किसे कहा जाता है? यदि जो है ग्राफ जो है यानी ग्राफ का जो रेखा है दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक यानी समपाती हो, तो हम कहेंगे कि दोनों समीकरणों का ग्राफ, दोनों समीकरण ग्राफ चूंकि समपाती है इसीलिए समीकरण के क्या हल होंगे? अनंत हल होंगे। और ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को आश्रित युग्म कहा जाता है। अब हम लोग तीसरी कंडीशन जानेंगे। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो हमने ग्राफ बनाया है दोनों समीकरणों की जो ग्राफ की रेखाएं हैं वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ना एक के ऊपर एक है, यानी ना तो वो प्रतिच्छेद करती है ना वो समपाती है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ की जो पहले ग्राफ की जो रेखा है, पहले समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण का जो रेखा है, दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर है। समांतर अगर हैं तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा जो समीकरण है जिनके जो ग्राफ है वो समांतर है तो उससे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत युग्म कहते हैं। तो यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और इन समीकरण युग्म को असंगत युग्म कहा जाता है।